मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था बेटा। आइए थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, उसे कवर करते हैं। एक टर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल्स। पुरानी एनसीईआरटी में पाया जाता था, एग्जाम में आया भी। 2020 में जो एनसीईआरटी आई उसमें से लिक्विड क्रिस्टल्स को हटा दिया गया। लेकिन बेटा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे नीट के तो लिक्विड क्रिस्टल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, बस मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? वो कहता है कि देयर आर सर्टेन लिक्विड्स, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह। क्या मतलब है? यानी उन लिक्विड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट फिक्स पोजीशंस। जैसे किसमें होते हैं? सॉलिड्स में। याद करिए, आपके घरों में एलसीडी स्क्रीन होती है ना, एलसीडी टच करके देखिए तो लिक्विड की तरह उसमें वेव्स बनती हैं। है तो वो सॉलिड, लिक्विड तो नहीं है, बह तो नहीं जाती। तो जो एलसीडी स्क्रीन है, रिस्ट वॉचेस में एलसीडी यूज होते हैं, वो सब क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। वो एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। यानी सच ये है कि वो होते लिक्विड हैं, बिहेव करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह। लेकिन जब हम उन्हें गर्म करना शुरू करते हैं तो उनका अरेंजमेंट बिगड़ने लगता है। तो सबसे पहले उनमें एक टर्बिडिटी क्रिएट होती है, यानी वो इधर उधर हो जाते हैं, तो धुंधलापन क्रिएट हो जाता है। और यदि आप उसे कंटिन्यूअसली हीट करें तो मेक क्लियर सोल्यूशन, फिर वो क्लियर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें बोला जाता है लिक्विड क्रिस्टल। जो एलसीडी इस्तेमाल होती है वो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं बेटा। तो क्या बोला मैंने कि देयर आर सर्टेन लिक्विड्स, कुछ लिक्विड्स हैं, liquids which behave like crystalline solid लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। बट व्हेन दे हीटेड, एकदम से गर्म नहीं करना है, धीरे धीरे गर्म करते हैं। आइए, दे हीटेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप इन्हें गर्म कर रहे हैं। हीटेड ग्रेजुअली, फर्स्ट दे गेट टर्बिड, वो गंदले हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। And on continuously heating, make a clear solution। क्या बना लेते हैं? एक क्लियर सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है पैरा मेथॉक्सी या पैरा एजॉक्सी एनीसॉल। देखिएगा, N डबल बॉन्ड N और ये मैंने लगा दिया एनीसॉल एजो में, और ऑक्सी बनाने के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ। ये पैरा एजॉक्सी एनीसॉल है जो एक अच्छा लिक्विड क्रिस्टल होता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? रिस्ट वॉचेस में। एलसीडी स्क्रीन जो बनी होती है वो भी इसी की बनी होती है। तो इसी को कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। को कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं लो टेम्परेचर रेंज में, पर धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप उन्हें गर्म करना शुरू करते हैं, तो पहले बेटा वो टर्बिड हो जाते हैं और फाइनली सबसे लास्ट में वो एक नॉर्मल सा लिक्विड बना लेते हैं, या कह देते हैं कि क्लियर सोल्यूशन जैसा बना देते हैं। तो उन्हें बोला जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स। तो ये थी लिक्विड क्रिस्टल्स की डेफिनेशन। आइए एक और चीज से मिलते हैं। ये भी फिलहाल तो सिलेबस से हटा दी गई है, जिसे हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। एक्चुअली क्रिस्टलोग्राफी में इस्तेमाल की जाती थी। ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहती है समझिएगा। कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक प्लेनर अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, दे अरेंज इन प्लेन्स। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल N प्लस Cl माइनस ऐसे जुड़े हुए हैं, और मैंने माना कि इन दो प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? d डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अब देखिए वो कहते क्या है,
वो कहते हैं कि ऊपर से हमने एक कोई एक्सरे डाली, कोई अच्छा सा कलर चूज कर लो पहले, चलिए हमने ऊपर से ये एक्सरे डाली और ये एक्सरे जिस पॉइंट पर गिरी यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट था, तो खटाक से उसने इसको क्या कर दिया, डिफ्रैक्ट कर दिया। तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, पहली लेयर से ही डिफ्रैक्शन हो गया, तो n बराबर 1। n बराबर मतलब पहली लेयर ने डिफ्रैक्ट कर दिया। क्लियर है इतनी बात? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में, जरा देखिएगा, इतना तो आप भी समझते हैं। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मैं कुछ ड्राइव करने के मूड में बहुत ज़्यादा हूँ नहीं, आपको पता है वो थीटा है तो ये थीटा होगा, सब पता है आपको, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया समझिएगा, फिर से मैंने फिर से एक एक्सरे डाली। लुक हियर, जब मैंने उसे डाला तो जिस पॉइंट पर वो टकराई वहां पे फिर से कोई पार्टिकल था इसमें। अब ध्यान से देखिए, यदि यहां एक पार्टिकल है तो यहां एक पार्टिकल जरूर होगा जस्ट इसके नीचे, पर यहां शायद कोई पार्टिकल नहीं था, वॉइड था, तो इस वॉइड को चीरती हुई कहां आ गई अंदर। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ऊपर NaCl Na बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। एक बार फिर से लेयर देखे आते हैं, चलिए फिर से देखिए, मैं ये एक्सरे लाया, ये एक्सरे आई यहां गिरी और यहां पे गिरते ही तो ये n बराबर सेकंड ऑर्डर का रिफ्रैक्शन हो गया, ये n बराबर थर्ड ऑर्डर का डिफ्रैक्शन हो गया, यानी तीसरी लेयर कर रही है, दूसरी कर रही है, पहली कर रही है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये सब एक्सरेज, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से टकरा गई यानी यहां पे कोई पार्टिकल था, इसके जस्ट नीचे भी पार्टिकल रहा होगा, इसके जस्ट नीचे यहां भी पार्टिकल जरूर रहा होगा। इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल नहीं था, वॉइड था, इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल नहीं था, वॉइड था। मैं इस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच देता हूं जरा इधर ऐसे, तो इस पॉइंट पर भी कोई पार्टिकल नहीं था, तो क्या रहा होगा, वॉइड। इसका मतलब ये डिफ्रैक्शंस जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि कहां पे ये सॉलिड है और कहां इसमें वॉइड है, यानी कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड है और कितना फ्रैक्शन अनऑक्युपाइड है। सब कुछ मैंने माना है थोड़ी देर के लिए क्रिस्टलोग्राफी से, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा फार्मूला वो आपको दे देते हैं इससे रिलेटेड। वो कहते हैं कि इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, यदि लैम्डा एक्सरे की वेवलेंथ है तो कहते हैं जो n लैम्डा होगा वो बराबर होगा 2d साइन थीटा के। अब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं ट्राइंगल बना के अंदर इंसर्ट करके आपको ड्राइव करके दिखाता। वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है, कोर्स में है नहीं अब, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन चाहते भी नहीं। जहां n क्या है, सिंपल, इट इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। जो जनरली आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर ही होता है। पहला व्हाट इज लैम्डा है, लैम्डा यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ जो लैम्डा है ये वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, इट इज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। यहां पर d क्या है आपको अच्छे से पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स है, यानी d क्या है, ऐसी नजर आ रहा है, ये d क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। जो पैरेलल प्लेन्स है बेटा उनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। कभी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सब कुछ दिया होगा, n पता होगा, लैम्डा पता होगा, साइन थीटा पता होगा, केवल d पूछेगा, या n पता होगा, d पता होगा, थीटा पता होगा, लैम्डा पूछेगा, या लैम्डा पता होगा, d पता होगा, थीटा पता होगा, n पूछेगा। बस यही क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं बेटा ब्रैग इक्वेशन। अब ब्रैग इक्वेशन से फायदा क्या मिला हमें, ब्रैग इक्वेशन से फायदा ये मिला बेटा कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसने बताया कि यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे वॉइड से, यानी हमें यह बताती है किसी सॉलिड के अंदर कितना फ्रैक्शन वॉइड का है और कितना फ्रैक्शन सॉलिडिफाइड है। ठीक, पता कैसे चलता है, देखिए हम एक गिलास का एपरेटस लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, फिक्नोमेट्रिक एपरेटस, फिक्नोमेट्रिक एपरेटस। उसमें हम एक्सरे को डालते हैं, ठीक, और उससे हम डेंसिटी चेक करते हैं, किसमें डाल के, किसी सॉलिड में डाल के। और एक हम डायरेक्ट एक्सरे को किसमें डालते हैं, सॉलिड में डालते हैं। तो हम दो तरीके से डेंसिटी चेक करते हैं, ग्लास की मदद से, ग्लास के एपरेटस की मदद से, और एक एक्सरे की मदद से। तो दो तरह की डेंसिटी आती हैं। तो ये आपको बताती है क्या, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड या फ्रैक्शन ऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, यानी कितना पार्ट है जो ऑक्युपाइड हो गया है।
तो आपके पास बेटा दो डेंसिटी थी, एक थिक्नोमेट्रिक जो आपने ग्लास एपरेटस में निकाले, और एक्चुअल डेंसिटी, एक एक्चुअल डेंसिटी थी जिसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ एक्स। तो ये आपको बताती है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, कि कितना स्पेस था जो आपने क्या किया था बेटा, ऑक्युपाइड किया था। अब वो कह रहा है कि बताइए फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हो। ये तो आपने फ्रैक्शन निकाल लिया किसका, ऑक्युपाइड का। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस कितना है। ये कितना है, बराबर सिंपल 1 में से घटा दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस डी पी वाई के एन ओ थिक्नोमेट्रिक अपॉन डी ऑफ एक्स रे। सॉल्व कर लीजिए, व्हाट इज हियर, कितना आगे बताइए, इट इज डी ऑफ एक्स रे माइनस डी ऑफ थिक्नोमेट्रिक डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स रे। लीजिए ये कौन सा स्पेस आ गया, अनऑक्युपाइड स्पेस। यानी अनऑक्युपाइड स्पेस का मतलब ही होता है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है बेटा वॉइड्स की, खाली जगह। यदि वो यहीं पे आपसे पूछ ले परसेंटेज वॉइड्स बता दीजिए कितने हो जाएंगे, क्या पूछ रहा है बच्चे, परसेंटेज वॉइड बता दीजिए, तो इसी फॉर्मूले में परसेंटेज निकाल दीजिए। यानी परसेंटेज खाली स्पेस, इसी को वॉइड्स मान लिया मैंने, तो किसके बराबर होगा बेटा, इट इज डी ऑफ एक्स रे डी ऑफ डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स रे मल्टीप्लाइड बाई 100। कहते सर ये फॉर्मूले किसी काम के हैं। देखो भैया इन पे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, इसलिए मैंने करा दिए कि आप कहीं क्वेश्चन लगाने बैठे और आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कहीं पता नहीं पढ़ाया क्यों नहीं गया हमें ठीक से कि हमारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी बिल्कुल हमारे सिलेबस की चीज़ नहीं, हमारे सिलेबस से बाहर है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए नीट 2021 में, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारा का सारा पेपर किससे बन के आए, एनसीईआरटी से। तो उम्मीद बहुत कम है बेटा कि वो इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। फिर भी आप अपना सॉल्व पेपर खोलिए, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोनों से रिलेटेड। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब इनके बारे में नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है इतना ही अपने लिए बहुत है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा इनकी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए पहले तो व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जरा समझिएगा हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे सपोज करिए कि ये आपके पास कोई मेटल है, क्या है, मेटल। तो जब हम इस मेटल में कोई करंट पास करते हैं तो क्या वो करंट आराम से पास हो जाती है, जी सर। तो हम कहते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है जिसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। यानी हम सॉलिड में वो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो सॉलिड को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में डिवाइड करती है। क्या होती है वो चीज, वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। कहते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक बड़ी अमेजिंग, वेरी गुड रेंज ऑफ कंडक्टिविटी होती है सॉलिड्स के अंदर। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सॉलिड कंडक्ट करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई थोड़ी कम करता है, कोई बहुत कम करता है, कोई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, नील होता है, करता ही नहीं है, जिसे हम बोल देते हैं वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम सॉलिड्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी लाइन जरूर बेटा यहां पर लिखना चाहूंगा, जो मैंने अभी बोली कि सॉलिड्स हैव अमेजिंग यानी गुड conductivities in range of
10 टू दी पावर -20 से शुरू हुई, सोच कितनी कम है, ना के बराबर, और वेरी हाई वैल्यू 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स पर मीटर, इस रेंज में पाई जाती है सॉलिड्स में कंडक्टिविटीज। रेंज याद रखिएगा बेटा, इस रेंज में पाई जाती है सॉलिड की कंडक्टिविटीज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज, इस कंडक्टिविटी रेंज के बेसिस पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, हम 3 तरीके के सॉलिड्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर, जिन्हें आप नाम देते हैं क्या, कंडक्टर्स। व्हाट आर द कंडक्टर्स? कंडक्टर्स कौन होते हैं भैया? जिनमें करंट पास कराने पर खटाक से, जल्दी से, बढ़िया सी, ढेर सारी करंट पास होने देते हैं। दे आर सेड टू बी कंडक्टर्स। कहते हैं इनकी कंडक्टिविटीज की रेंज 10 टू दी पावर 4 से लेकर और 10 टू दी पावर 7 तक होती हैं, यानी बहुत हाई कंडक्टिविटी रेंज होती है। हैव हाई कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कितनी होती है बेटा? 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स पर मीटर। अब जरा समझिएगा, यदि इतनी रेंज हो गई, इतनी हाई, तो हम कहेंगे इट इज गजब का कंडक्टर है, एंड इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। वेरी गुड कंडक्टर, यानी इसकी कंडक्टिविटी कैसी है? लाजवाब, बेहतरीन कंडक्टिविटी है भाई। तो इन्हें हम बोल देंगे कि ये क्या हैं? दे आर कंडक्टर्स, दे आर कंडक्टर्स, और से गुड कंडक्टर्स। दूसरे नंबर पर आई, पाई क्यों जाती है थोड़ी देर में सब बताता हूं फिगर से। वो कंडक्टिंग बैंड पढ़े होंगे आपने, वैलेंस बैंड और वैकेंट बैंड सुने हैं ना कभी, सुनी से आता है, फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं आपको। दूसरे नंबर पर आइए कंडक्टर्स के बाद आते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं, कंडक्टर्स के बाद आते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर्स। ये सेमी कंडक्टर्स क्या है? सेमी कंडक्टर में आप बोलते हैं हैव कंडक्टिविटी रेंज, इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है हैव कंडक्टिविटी रेंज ऑफ। अब जो सेमी कंडक्टर है, इनकी कंडक्टिविटी रेंज स्टार्ट होती है 10 टू दी पावर -6 से और आती है टू 10 टू दी पावर 4 तक, यानी यहां तक। यानी ये बहुत खराब कंडक्टर्स भी हैं और इनकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक भी हो जाती है। ओम इनवर्स पर मीटर। कहते हैं यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, क्यों होता है अभी थोड़ी देर में सब एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो इसकी कंडक्टिविटी है इंक्रीजेस, वो बेटा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सर ऐसा क्यों होता है ये भी सीखेंगे थोड़ी देर के बाद। आगे आ जाते हैं सबसे लास्ट में, तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं नॉन कंडक्टर्स, या जिन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बेटा, इंसुलेटर्स के लिए कहते हैं कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज है, यानी इनकी भी रेंज है कंडक्टिविटी रेंज, पर इनकी बड़ी खराब है भाई। 10 टू दी पावर -20 से और 10 टू दी पावर -10 के ही आसपास खत्म हो जाते हैं, ये इसी रेंज में खत्म हो जाते हैं। बाकी आपको पता है यूनिट क्या है, ओम इनवर्स पर मीटर। ये रेंजेस दी गई हैं। अब सवाल है सर क्या ये रेंजेस हमारे काम की हैं? बेटा ये रेंज इसलिए हम याद कर लेते हैं क्योंकि ये रेंजेस हमें एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो यदि आप इन्हें याद रखें तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। कभी मान लो क्वेश्चन में यही रेंज पूछ ली जाए कि कंडक्टर्स की रेंज बताइए, वेरी गुड कंडक्टर किस रेंज में होगा, सुपर कंडक्टर कब होगा, जब 10 टू दी पावर 7 ये इससे हाई हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है?
अब कहते हैं सर ये सब प्रॉपर्टीज कैसे आ जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बैंड थ्योरी दिखा रहा हूँ। हालांकि हमारे कोर्स में नहीं होती थी बैंड थ्योरी, एक फिजिक्स का पोर्शन होता था ये बैंड थ्योरी, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, बहुत हल्का सा बैंड थ्योरी। देखिए होता क्या है, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई एक मेटल है, कोई भी एक मेटल मान लो, सपोज करिए मेरे पास ये सोडियम मेटल है या मैग्नीशियम मेटल है, तो कॉन्फ़िगरेशन है 281। जब मैं लिखूंगा लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0 3d0 ऐसे करके होता। सही है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो यहाँ तो कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो हमारा जो कंडक्टिंग बैंड बनेगा, जरा हम उस कंडक्टिंग बैंड को देखना चाहते हैं, समझिएगा। What should be your band for a metal? ठीक, लीजिए ये आपका कंडक्टिंग बैंड बन गया। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। और ये ऊपर का बैंड कैसा है बेटा, एम्प्टी, खाली पड़ा है। थोड़ी देर के लिए इसे एम्प्टी बैंड मान लेता हूं ऐसे, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब जरा सोचिएगा, कहते 3s और 3p, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, और यदि डिफरेंस बहुत कम है तो वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ तो कंडक्टिविटी है ही है, कंडक्शन बैंड है ये तो यहाँ से होगा क्या, ऊपर इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। यही होता है मेटल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह उछल के पहुंचते चले जाते हैं, या कभी कभी इनका डिफरेंस थोड़ा बहुत 19-20 ज्यादा हो भी जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये थोड़ा सी ऐसी सिचुएशन समझ लीजिए कि ये हमारा वैलेंस बैंड था जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स रखते थे। ठीक, अब जैसे ही हम ऊपर ले जाना चाहते, थोड़ा डिफरेंस था, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3p और 3d में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होता है बेटा, इतना ऊपर हो गया। तो ये आपके ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एरिया है। कौन सा, ओवरलैपिंग एरिया, यानी ऑर्बिटल फैला रहता है तो यहाँ ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ। यदि ओवरलैप कर गया तो इलेक्ट्रॉन आराम से फिर से यहाँ बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलती है कंडक्टिविटी। और ये जो कंडक्टिविटी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इसको हटा दो, ये जो मैं कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कंडक्टिविटी आप किस में देख रहे हैं, मेटल्स। किस में देख रहे हैं, मेटल्स। तो यहाँ पर एनर्जी का कोई गैप ही नहीं है, इतना कम, थोड़ा बहुत गैप आया भी तो इलेक्ट्रॉन आराम से क्रॉस हो गया। इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये किसका केस बन गया, ये पहला केस बना जिसे आप कहते हैं कंडक्टर्स। अब इसी को अपन लेके चलेंगे सेमीकंडक्टर्स पे। जब हम यहां सेमीकंडक्टर्स पर आते हैं तो जरा देखिए क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में। जो तो बैंड्स होते हैं ना, एक बैंड ये रहा, ये कौन सा बैंड है बेटा, वैलेंस बैंड। ये तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बना था, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन था। और ये कैसा बैंड है, एम्प्टी। अब ध्यान से देखिए, इनके बीच में गैप है यहाँ पे, पर ये गैप है कैसा, छोटा के बड़ा, छोटा सा गैप, स्मॉल गैप। तो जैसे ही आप एनर्जी देंगे, गर्म करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा, यहां। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि एम्प्टी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है, इन सेमीकंडक्टर्स। तो ये किसके लिए हो गया बेटा, सेमीकंडक्टर्स के लिए। किसके लिए हो गया बच्चे, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है बेटा वो बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आराम से एक्साइट होके कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और फिर से इसमें कंडक्टिविटी चालू हो जाती है। लेकिन यही चीज जब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स में, किसमें बात करें बेटा, इंसुलेटर्स में, तो जरा देखिएगा, ये रहा आपका एम्प्टी बैंड, ये रहा आपका कंडक्शन बैंड, और इन दोनों का जरा एनर्जी डिफरेंस पर नजर डाल भाई। एनर्जी डिफरेंस कैसा है, वेरी हाई। एनर्जी डिफरेंस वेरी हाई यानी लार्ज है। तो इसे हम लोग कहते हैं ना फॉरबिडन जोन। क्या कहलाता है ये, फॉरबिडन जोन। हालांकि अपने किसी खास काम की चीजें नहीं है ये,
बस पढ़ ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दी। तो अब यदि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और जब ये पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा तो यही आपके बन जाते हैं क्या, इंसुलेटर्स। क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर्स। यानी सारा खेल किसका है, इस बैंड थ्योरी का है। यानी बड़ी सिंपल सी चीज है, यदि आपको इंसुलेटर्स बनाने थे तो आपको इन्हीं के बीच के एनर्जी डिफरेंस को ज्यादा कर देना था, सेमीकंडक्टर्स बनाने थे कम कर देना था, और कंडक्टर्स बनाने थे तो नेग्लिजिबल कर देना था, जीरो कर देना था, तो आपके कंडक्टर्स बन जाते थे। ऊपर की तरफ जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, याद रखिएगा यह एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इंसुलेटर्स हैं, डिफरेंस कम है, सेमीकंडक्टर हैं डिफरेंस है ही नहीं या नेग्लिजिबल है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये कहलाती है कंडक्शन की कौन सी थ्योरी बेटा, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा हम इस कंडक्शन वाले पोर्शन से हटते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हटाते हैं और चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज पर। और अब हम आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं जो सॉलिड्स होते हैं हैव डिफरेंट टाइप, हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनमें ढेर सारी टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक वगैरह वगैरह। ये क्या है और कैसे होते हैं, कहते हैं ये डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं लाइंग इन इलेक्ट्रॉन, किसमें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स में पाई जाती हैं। क्यों, ड्यू टू इट्स टू टाइप मोशन, क्योंकि इसमें दो टाइप का मोशन होता है। कौन सा दो टाइप का मोशन होता है, सबसे पहला नंबर ए, इट इज ऑर्बिटल मोशन। पहला कौन सा है बेटा, इट इज ऑर्बिटल मोशन, जो होता है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है भाई, देखिएगा इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ कहीं आपका न्यूक्लियस एटम का और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसे करके एक्सिस के चारों तरफ। तो ये कौन सा है, ऑर्बिटल मोशन। यानी इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, पूरा का पूरा ऑर्बिटल घूम रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस तरीके से। दूसरे नंबर पर जो मोशन आता है बी, ये होता है इट्स मोशन या इट्स स्पिनिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो इसके अलावा अपनी खुद की जो एक्सिस है उस पर भी घूमता है। कैसे, जैसे सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी एक्सिस, तो इस पर भी ये घूम रहा है। देखना समझाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये तो ऑर्बिटल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा हो गया, ये वाला मोशन। इन दो मोशंस के कारण ही थोड़े बहुत मैग्नेटिक मोमेंट्स पाए जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इन द सॉलिड्स। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कैसे आती हैं, उनसे मैं आपको वन बाय वन मिलाने जा रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं एक एक से। पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसे आप बोलते हैं वो सॉलिड्स जिन्हें हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिक सॉलिड्स। पहले नंबर हम ऐसे बोलते हैं सॉलिड्स या मॉलिक्यूल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लाइक जैसे आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं, आप B2 को ले सकते हैं, आप सुपर ऑक्साइड्स को ले सकते हैं, ये सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब इन पैरामैग्नेटिक में देखिए होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, वो डोमेन्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। पता चला ऐसे करके थे।
ठीक, और भी आपको टाइप ले सकते हैं ऐसे करके अलग अलग। ठीक, जैसे ही आपने इन्हें उठाया और किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, ये सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। कैसे, ऐसे, कलर नहीं बदल, ये सारे के सारे देखिए ऐसे हो गए, सब सेम डायरेक्शन। लीजिए, एकदम से मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ गया। अब जैसे ही आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत फोर्सली नहीं पर अट्रैक्ट होते हैं, तो कहते हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। और यदि कहीं आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, ये तुरंत ऐसे हो जाते हैं डिस्टर्ब, रैंडम मोशन में इधर उधर हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ऐसे सब्सटेंसेस आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरे पर आजा भाई, पैरामैग्नेटिक के बाद जो आते हैं उन्हें अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक। कैसे, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या हैं? कहते हैं हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब डायामैग्नेटिक तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे कैसे बेटा, डायामैग्नेटिक। वाटर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारे के सारे कैसे हैं, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बेटा, पेयर्ड है। तो दे आर सेड टू बी डायामैग्नेटिक। पर इन दो के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे एक जिसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। कौन सा, फेरोमैग्नेटिक। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, दे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और अट्रैक्ट होने के थोड़ी देर के बाद ये अपना ही एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, यानी परमानेंट मैग्नेटिक हो जाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कहलाते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक। जरा देखिए ये कैसे, देखिए फेरोमैग्नेटिक में भी वैसे ही होता है जैसा पैरामैग्नेटिक में था। जस्ट लुक हियर, समझते हैं इसको थोड़ा सा बेटा, ऐसे कर कि इसमें खूब सारे ऑर्बिटल्स हैं, डोमेन्स बनाते हैं वो अपने। तो पता चला कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोमेन में ऐसे दिख रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोमेन में ऐसे दिख रहे हैं, ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग से मोशंस, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने क्या किया, इन सबको उठाया और किसमें रख दिया, इन मैग्नेटिक फील्ड। पूरा एक ही सब्सटेंस है, अलग अलग डोमेन्स में इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आपने किया तो आप पाते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं अपने ही अपने डोमेन्स। लीजिए, सब एक डायरेक्शन में आ गए। जस्ट लुक हियर, इस तरीके से आ गए। जब सब एक डायरेक्शन में आ गए तो हाईली पैरामैग्नेटिक हो गए। अब यदि तुमने मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो ये वापस इधर की तरफ नहीं जाते, यानी परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को नाम दिया जाता है, कैसे सब्सटेंस बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कौन होते हैं ये, जैसे एग्जाम्पल गैडोलीनियम, क्रोमियम का ये डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं बेटा। किसमें आते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। यानी आयरन एक फेरोमैग्नेटिक है, कॉपर फेरोमैग्नेटिक है, निकेल फेरोमैग्नेटिक में हाई नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कभी आप इसे भूल जाएं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखना, फेंको नहीं, क्या बोला, फेंको नहीं, गुड क्रीम। फेंको नहीं, फेंको नहीं, गुड, गुड यानी अच्छी, क्रीम, क्रीम, क्योंकि फेंकोगे चिपक जाएगी, मैग्नेटिक होती है। कह रहा फेंको नहीं गुड क्रीम। अब मैंने ऐसी क्रीम मैग्नेटिक थोड़ी होती, बोल दिया ऐसे। तो फेंको नहीं गुड क्रीम, क्योंकि ये कैसे हैं बेटा, ये फेरोमैग्नेटिक है।
कैसे हैं? फेरोमैग्नेटिक, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले एलिमेंट्स हैं ये, इन्हें अपन बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। इसे हटा दें, इसके अपोजिट पे आते हैं। अब वो कह रहा है फेरोमैग्नेटिक के बाद अगला है जिसे हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। इट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन होते हैं? जैसे MnO है। एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन है? जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। जैसे आयरन का ही ये ऑक्साइड ऐसा हो जाएगा, निकल के ही ऑक्साइड को ले लो, ये हो जाएगा। Fe2O3 को ले लो, ये हो जाएगा। ये सारे के सारे कैसे हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक। कहते हैं ये एंटी फेरोमैग्नेटिक क्यों है गुरुजी? या MnO2 भी हो सकता है यहाँ पे। ये एंटी इसलिए हैं, इनको यदि देखो तो इनको भी ऐसे ही लेना, इनके भी डोमेन्स ऐसे ही होते हैं। ये ठीक। अब जैसे ही मैंने इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये पहले पैरामैग्नेटिक है, देखिए मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पर जैसे ही मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पता नहीं इनके इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे आप हटाएंगे वापस इधर चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये कैसे हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। MnO है, FeO है, NiO है, Fe2O3 है, और भी मैंने बोले कुछ होते हैं, MnO2 होता है इसके अलावा लेना चाहें तो। ये सब कैसे हैं बेटा? एंटी फेरो। इसी तरह से एक आते हैं चलते हैं फेरी मैग्नेटिक, ना फेरो ना एंटी फेरो, क्या कहलाते हैं? फेरी। बिल्कुल सेम यहां पर भी है, इसमें भी सेम इसी टाइप की कुछ डिजाइनिंग है, जरा समझिएगा इसको भी। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे करके, ये थे। मैंने इनको भी किस में रखा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा, हम देखते हैं कि इसमें कुछ में तो स्पिनिंग अपोजिट हो गई, ऐसे करके एक दूसरे के एंटी हो गए, पर कुछ वैसे ही खड़े रहे। तो दे कंटेन सब मैग्नेटिक कैरेक्टर। इनमें थोड़ा मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया तो दे आर सेड टू बी, कैसे कहलाते हैं ये? फेरी मैग्नेटिक। और इन फेरी मैग्नेटिक की खास बात होती है कि यदि कहीं आप इन्हें गर्म कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैसे सब्सटेंसेस में? पैरामैग्नेटिक में। और वो टेम्परेचर जिस पर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएं, उसी को शायद हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते थे, CT। अब ये क्यूरी यूरिया में नहीं पढ़ना था, बस मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब सवाल है कि फेरी मैग्नेटिक कौन से भैया? तो फेरी मैग्नेटिक के भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं भैया, इनके एग्जाम्पल से भी अपन मिलना चाहते हैं। तो इसका नाम ही एग्जाम्पल है फेरी। जितने भी फेराइट्स होते हैं, फेराइट्स जानते हैं किसे कहते हैं? इसे इट इज Fe2O4 के ऊपर -2 चार्ज, यह है फेराइट। जितने भी फेराइट्स होते हैं, मेटल फेराइट्स, किस टाइप के? इसमें मेटल लगा दो कोई भी, मेटल फेराइट बनाने के लिए मैंने M लगा दिया, तो MFe2O4। एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? दो ऑक्साइड्स का, मेटल ऑक्साइड प्लस Fe2O3 का। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। जैसे मैग्नीशियम फेराइड MgFe2O4, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ MgO। यदि मैं इसे ब्रेक करके लिखूं तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ MgO प्लस Fe2O3। जैसे जिंक, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जिंक फेराइट ZnFe2O4 या मैग्नेटाइट Fe3O4 एक्सेट्रा। लीजिए, ये थे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, यानी इतने टाइप के मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर्स में क्या क्या देखे, आइए नजर डालते हैं फिर से। ये थी
ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइंग इन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स टू टाइप ऑफ मोशन। इलेक्ट्रॉन के जो मोशंस हैं, इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट्स हैं, उनके कारण ये मैग्नेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक, तो किसी इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशंस मैंने आपको बताया, एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एक उसकी स्पिनिंग, उसका अपना खुद का मोशन उसकी अपनी एक्सिस पर जैसे ये घूम रहा था। इस बिहाफ पर मैंने आपको पैरामैग्नेटिक बताया। कौन होता है बेटा? हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड, जैसे O2 है, B2 है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी तरफ ये थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, पर मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही वापस वैसे ही हो जाते हैं। तो एक रैंडम सा मोशन था यहाँ पे डोमेन्स का। आगे बढ़िए। डायामैग्नेटिक, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, वो डायामैग्नेटिक होते हैं। बेंजीन है, वाटर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। फेरोमैग्नेटिक वो हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड और अपना खुद का बाद में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देते हैं। यानी एक बार इनमें पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया तो ये वापस लूज नहीं होने देते, उन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा आप इन सभी के। तो फेरोमैग्नेटिक के जब एग्जाम्पल याद करने की बात आएगी तो अभी अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक कौन होते हैं? फेंको नहीं, फेंको नहीं गुड क्रीम, फेंको नहीं गुड क्रीम CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, या फेंको नहीं गुड क्रोमियम ऑक्साइड, पूरा याद कर लो। एंटी फेरोमैग्नेटिक में देखिए मैंने इन्हीं के ऑक्साइड बना दिए थे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गए थे बेटा। फेरीमैग्नेटिक में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, कुछ डोमेन्स जो होते हैं वो अलाइन आ जाते हैं और कुछ पैरेलल आ जाते हैं और कुछ एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इनमें भी मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। गर्म करने पर ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। अब देखिएगा, किसी को भी इनमें से उठा के गर्म कर दीजिए, इतने सारे लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई उठा लीजिए, सपोज करिए कि मैंने इसमें से उठा लिया है Fe3O4 को, और इसे आप गर्म करिए और आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 850 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। इस टेम्परेचर पर गर्म करते ही इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो ये जो टेम्परेचर है ये इस आयरन ऑक्साइड का क्या कहलाता है? CT यानी क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। इट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए आगे बढ़ते, एक लास्ट चीज बस और सुन लीजिए, चैप्टर खत्म करते हैं। इट इज सिमेट्रीज इन सॉलिड। एक सॉलिड में कितने टाइप की सिमेट्री होती है? तो किसी भी सॉलिड में 3 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। पहली, जिसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो किसी भी सॉलिड में कुल मिला के होती हैं 9। कैसे होती है अभी दिखाता हूं। एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो किसी भी सॉलिड में एक ही हो सकती है, एक ही सेंटर है भैया। और एक होती है जिन्हें बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो किसी भी सॉलिड में होती है 13। तो यदि मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं 3 + 6 = 9। एक्सिस ऑफ सिमेट्री केवल एक ही होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल एक ही होती है। पर जब अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास पाई जाती है टोटल 13। 3 + 4 + 6 = 13। अब यदि मैं इन सबको उठाकर जोड़ दूं तो कितनी हो गई? 9 और 1 10 और 13 टोटल 23 सिमेट्रिकल या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रीज ये पाई जाती है। कहते सर ये होती कैसे हैं जो आपने लिख दी है हमारे सामने? आइए इन्हें समझने के लिए मुझे चाहिए क्यूब। अब देखता हूं क्यूब है या नहीं। चलिए इसे समझ लेते हैं। ये क्यूब है, इसी को मान लीजिए। मैं आपको पहले जरा पी ऑस दिखाता हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। इस क्यूब को देखिए काटा मैंने, ऐसे करके काट दीजिए। काट सकते ना ऐसे? देखो मैं बना के समझाता हूँ थोड़ा अच्छा। यदि अच्छा सा बन गया तो कोशिश करता हूँ समझाने की। लुक हियर, पहले क्यूब बना लेते हैं। ये हमने एक क्यूब बनाया, ठीक। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री समझिए, मैं इस क्यूब को बीचों बीच से काटने जा रहा हूं। कलर ये ले लेते, बीचों बीच से, यानी ऐसे काटने जा रहा हूं। तो ऐसे काटूंगा कि ये एज सेंटर से ये एक दूसरे को काट देंगे, ऐसे काट दिया। अब देखो इस प्लेन को मैं शेडेड कर रहा हूं। ये पूरा एक प्लेन है जिसने इसको बीचों बीच से काट दिया। ये है पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री।
सोचो ऐसे काटूं या बीच से ऐसे काटूं, तो कितने मिलेंगे? 3। फिर से सुनना, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं या इधर से बीच से काट दूं, तो बीच से काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। तो 3 तो ये हो गए। अब बचे सर 6 कौन से हैं? मैं इसे फिर से बना के दिखाता हूँ 6 बनाने के, या इसी में बना देता हूँ, कलर बदल के आपको दिख जाएगा। अब जरा एक नज़र डालना कैसे काटने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। कैसे दिखा, ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है? कैसे काटने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। मैं इस एंड से काटूंगा इस वाले, यह समझना, इस एज से काटूंगा इससे, और यहाँ तक काटूंगा ऐसे, यानी ऐसे करके काटूंगा, देखना ऐसे, ऐसे करके, दिख रहा है ना, ऐसे करके। यानी मैंने इसे कंसीडर किया और ये इसके सामने वाली, और ऐसे करके काट रहा हूँ। नजर आ गया ना कैसे काटा है, बीचों बीच से। तो आपकी येलो लाइन से शेड कर रहा हूँ, इसी में कर दे रहा हूँ, इस तरीके से करके। नजर आया? तो आपने 2 अपोजिट एक्सिस से दो अपोजिट एज से काटा है। तो ऐसी कितनी एजेस है? 12। तो 12 एजेस से ऐसे कितने प्लेन आएंगे? 6। तो 3 + 6 9 हो गए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं है। जो सेंटर है उसके अराउंड जो सिमेट्री है, आप सेंटर में एक ही बार डाल सकते हैं। अब एक्सिस में आइए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक लाइन एक्सिस, जैसे एक बॉडी डायगोनल एक्सिस है, तो बॉडी डायगोनल कितनी है आपके पास? 4। एक एक्सिस और दिखाता हूँ, देखना। मैं यहाँ से बीचों बीच से इधर से सलाई डालूँ और इधर से निकाल दूँ, एक एक्सिस, एक बार इधर से निकाल दूँ, एक बार इधर से निकाल दूँ, तो 3 ये कौन सी हो गई? जो मैंने फेसेस से निकाली। इसी तरह से 6 एजेस से निकालूंगा। इस एज को यहाँ से पकड़ा, इसे यहाँ से पकड़ा, एक एक्सिस, एक लाइन खींच दी, तो ऐसे कितनी बनेंगी बेटा? 6 बनेंगी। तो टोटल कितनी बनेंगी? 13। बहुत दिमाग मत लगाइए इसमें, बस समझने की चीज़ थी, मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अलग से एक बार एक्सिस के लिए बना देता हूँ, कैसे दिखाया था मैं, एक एक करके। जैसे सपोज करो ये आपका क्यूब था, छोटा सा ही बना के समझा देता हूँ, और मुझे एक्सिस सिमेट्री चाहिए थी। तो देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक एक्सिस यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, और एक लाइन ऐसे खींच दी, देखना ये एक्सिस है, तो इट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैंने कहाँ से निकाली है? एज सेंटर से। ऐसे कितने एज सेंटर होंगे? सोचो 12 और 2 एक में आ रहे हैं, तो 6 बन गई एज सेंटर वाली। इसी तरह से बेटा मैंने ये बनाई है। ये वाली कैसे बनाई है सर आपने? जो बीच में 4 बनाई है, ये बॉडी डायगोनल्स, यानी ये और ये मिला है, ऐसे 4 बॉडी डायगोनल है। 3 कैसे बनाई है? ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, ऐसे। ये सब एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, और इनकी खास बात पता है कि सब सेंटर से पास होती है लाइन। देख लीजिए, तो कुल मिला के कितने? 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रीज पाए जाते हैं इन सॉलिड्स। लीजिए, ये था ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, खत्म। क्लियर है? चलिए, थोड़े क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम लगाएंगे आगे। आज केवल यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।